सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। कलाकारों का होगा धमाल, एनडीटीवी पूछेगा सवाल। देखिए क्या होता है नेताजी का हाल। आपके शहर में आ गया है एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवल। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और इस वक्त मैं मौजूद हूं गुजरात के एक और बड़े शहर वडोदरा में। यहां पर हमारा एनडीटीवी का ये इलेक्शन कार्निवल एक लंबे सफर के बाद पहुंचा है। इससे पहले हम थे अहमदाबाद में, गुजरात के सबसे बड़े शहर में, जहां पर हमने समझा लोगों की राजनीतिक सोच को, वहां के पॉलिटिकल अंडरकरंट्स को। और अब हम जानेंगे वडोदरा के लोगों की राय और जानेंगे कि यहां के जो राजनेता हैं वो क्या सोचते हैं इस लोकसभा चुनाव के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि कितना लंबा सफर करके तय करके ये कार्निवल यहां पर पहुंचा है। हमारे साथ में मौजूद हैं सोनू, जो कि इस रंग बिरंगे कार्निवल के ट्रक के ड्राइवर हैं। तो आइए इनसे जानते हैं। सोनू, ये बताओ कि कितने किलोमीटर का फासला अब तक तय हुआ है और कहां से होकर गुजरा है ये ट्रक? ये सर 4,435 किलोमीटर चल गया है। और दिल्ली से जो है हम गए हरिद्वार, हरिद्वार से मेरठ, मेरठ से जो है वृंदावन, वृंदावन से भरतपुर होते मैनपुरी, मैनपुरी से लखनऊ, लखनऊ से अयोध्या, अयोध्या से वाराणसी, वाराणसी से गए हम जो है तुम्हारा छपरा, छपरा से पटना, पटना से होते हजारीबाग, हजारीबाग से रांची, रांची से जमशेदपुर, जमशेदपुर से जो है हम गए वो अंबिकापुर, अंबिकापुर से रायपुर, रायपुर से भोपाल, भोपाल से इंदौर और फिर अहमदाबाद, और अहमदाबाद से वडोदरा पहुंचे हैं। तो वडोदरा की बात करें तो अब से 15-20 साल पहले मुंबई या दिल्ली के लोग जब वडोदरा का जिक्र सुनते थे तो कहते थे कि अरे वडोदरा तो वो शहर है जहां पर राजधानी एक्सप्रेस रुका करती है। क्योंकि अब से 15-20 साल पहले इतनी सारी वंदे भारत ट्रेनें नहीं होती थी, इतनी ज्यादा शताब्दी एक्सप्रेस नहीं होती थी, और प्रीमियम सुपरफास्ट ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस भी एक ट्रेन होती थी और वो सिर्फ चुनिंदा स्टेशनों पर रुकती थी। और उनमें से एक स्टेशन मुंबई दिल्ली के रूट पर हुआ करता था वडोदरा। जाहिर है वडोदरा एक बड़ा रेलवे जंक्शन है और अगर राजधानी से इसका ताल्लुक जोड़ें तो सिर्फ ट्रेन का ही ताल्लुक नहीं है। राजधानी शब्द वडोदरा से और भी कई मायनों में जुड़ा हुआ है। वडोदरा शहर गायकवाड़ राजघराने की राजधानी रहा है। इसके अलावा वडोदरा को गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह एक संस्कारी नगरी मानी जाती है, यह एक कला नगरी मानी जाती है। तो चूंकि यहां पर जिक्र कला का हुआ है तो हम आपको मिलवाएंगे कुछ लोक कलाकारों से। हमारे साथ में मौजूद हैं गुजरात गौरव पुरुष के विजेता सनत पंड्या जी, और ये हमारे साथ यहां पर मौजूद इसलिए हैं क्योंकि ये वडोदरा की जनता को एक संदेश देना चाहते हैं। तो क्या संदेश रहेगा आपका पंड्या जी? बस संदेश तो यही रहेगा, क्योंकि जो हमारा देश है उनके जो ये महापर्व बोलते हैं, तो वो वोटिंग का जो होता है मतदान पर्व है। तो वो बस मैं सबको यही विनती करता हूँ, जितना हो सके हम मतदान कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपने उस सदाबहार अंदाज में सुनाइए, अपने गीतों के जरिए वो संदेश दीजिए जो बात आप कहना चाहते हैं। हमारा गुजराती में कहेवत है कि જ્યારે કોઈ પણ તહેવાર આવે ને ત્યારે અમારું જે મન છે એ થનગનાટ કરતું હોય છે। તો હું આપને ઝવેરચંદ મેઘાણીની જે રચના છે એ આપને સંભળાવું છું, મોર બની થનગાટ કરે। घुमर कर जात भरे नव कान भारत में झूले नदियों जोरन बाण बुने नव दिन कपोत निपात खुले रात बुलाने गाइने मेडा इतने गतने सुबात करे घुमरी घुमरी घुमराइने पागा घटा घर
कर घट करे तो मोर बन जन घट करे तो मोर बन जन घट करे। अपना मलक मायाड़ू मानवी, अपना मलक मायाड़ू मानवी, माया मिलने वया, माया मिलने वया, माया मिलने वया, जा तुम्हारा मेहरबान हालो ने अपना मलक मां, ए हालो हालो ने अपना मलक मां, ओ अपना मलक मायाड़ू मानवी, अपना मलक मायाड़ू मानवी, माया मिलने वया, माया मिलने वया, माया मिलने वया, जा तुम्हारा। धन्यवाद पंड्या जी इस संगीतमय संदेश के लिए। और अब इस संगीत के बाद होगी इसी मंच से चुनावी चर्चा। वडोदरा लोकसभा सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच में है। चूंकि अब चुनाव प्रचार के लिए महज 10 दिनों का ही वक्त बचा है, इसलिए दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार इस वक्त चुनाव प्रचार में मग्न हैं, उसमें व्यस्त हैं। लेकिन इन दोनों पार्टियों के प्रवक्ता इस वक्त यहां पर मौजूद हैं और मैं इन दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं को एक एक करके मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता अमी रावत जी को। अमी जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता सत्येन गुलाबकर जी। वडोदरा एक उद्योग नगरी भी है, यहां पर बड़े पैमाने पर उद्योग हैं और उद्योग जगत को यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे साथ अमोल बिनीवाला जी हैं। अमोल जी, मंच पर स्वागत है आपका। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मंच पर हमारे जो तमाम मेहमान मौजूद हैं उनसे हम संक्षिप्त बात करेंगे। मेरा पहला सवाल कांग्रेस से है, अमी जी से। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये सीट, वडोदरा सीट जो है बीजेपी के लिए एक सेफ सीट मानी जाती रही है। 1998 से लेकर करीब 2.5 दशकों से इस सीट पर बीजेपी का ही सांसद चुना गया है। लेकिन इन चुनावों में आपको क्या लगता है ऐसा कि आप एक बदलाव वडोदरा में ला पाएंगी? आपने खुद ही नैरेटिव सेट किया है। बड़ौदा, जिसको लोग जानते थे कि राजधानी ट्रेन यहाँ पर रुकती है, गायकवाड़ी कैपिटल शासन का हेड, और 2.5 दशक से यहाँ पर बीजेपी के सांसद हैं। पर 2.5 दशक के बाद वडोदरा शहर की अगर आप हालत देखोगे तो यहाँ के मुख्यमंत्री जो बीजेपी से है वो भी आके यहाँ पर बोलते हैं, यहाँ पर आके वो मीटिंग्स में अनाउंस करते हैं कि बड़ौदा कहीं पीछे रह गया है, बड़ौदा विकास में पीछे रह गया है, बड़ौदा शहर का डेवलपमेंट जिस तरह से होना चाहिए हुआ नहीं है। हमारी जो सांसद थी 10 साल से, वो सांसद ने बड़ौदा के लिए एक भी काम नहीं किया है। विकास का कोई नया काम यहाँ पर जो नज़र आए ऐसा नहीं किया है। पर उनके खुद के मॉल बन गए ऑस्ट्रेलिया। मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी को अपना यहाँ का जो उम्मीदवार है वो चेंज करना पड़ा। उन्हें 3rd टाइम टिकट दिया था पर उन्हें चेंज करना पड़ा बिकॉज उन्हीं की पार्टी के सीनियर लोगों ने उन पे करप्शन के एलिगेशंस किए थे। हम एज अ कांग्रेस ऑपोजिशन हमने तो बहुत बार ये लोगों के सामने लाने की कोशिश की। इनफैक्ट उन्होंने जब कॉरपोरेशन की ग्रीन बेल्ट की स्पेस अपने खुद के लेडीज़ क्लब चलाने के लिए मिसयूज़ की थी, उसके लिए हमने एजिटेशन किया, वो ज़मीन वापस ली। तभी से एस्टैब्लिश हो गया था दैट शी इज़ मिसयूजिंग गवर्नमेंट फंड्स। उनकी ग्रांट में से उन्होंने ग्रीन बेल्ट की जगह में पेवर ब्लॉक्स डलवाए। इसके बावजूद बीजेपी ने उनको टिकट दी। उन्हीं की पार्टी में रिवोल्ट हुआ, उन्हीं की पार्टी के कुछ लोगों के अंतरात्मा जाग गई और उन लोग ने अपोज किया और एक्सपोज किया और तब जाके उनको कैंडिडेट चेंज करना पड़ा। कैंडिडेट चेंज करने के बाद जो कैंडिडेट आए हैं वो भी बड़ौदा के लोकलाइट नहीं है। 7 साल पहले बड़ौदा में पढ़ाई करने आए हैं, 3 से 4 साल से उसमें हॉस्टल में रहे होंगे, बड़ौदा से वाकिफ़ नहीं है। बड़ौदा पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा शहर था जो अपनी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सुविधा के लिए जाना जाता था। लोग बड़ौदा में ये सुविधाएं देखने आते थे। 70s में ये इंडस्ट्रियल कैपिटल हुआ करता था। दूर दराज के गांव से
स्टेट से, अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर रोजगार के लिए आते थे, पर आज बड़ौदा का स्टूडेंट जब पढ़ता है यहाँ पर उसे जॉब नहीं मिलती, क्योंकि पिछले 2.5 दशक में यहाँ पर कोई नई इंडस्ट्री बनी ही नहीं है। छोटी मोटी MSMEs बनी होगी, पर वो बनी है उससे ज़्यादा बंद हुई है। यही हालत वडोदरा शहर की देखे। हमें प्रॉमिस की गई थी कि यहाँ पर एम्स आएगी, पर वो एम्स वडोदरा में नहीं आई। हमें प्रॉमिस किया गया था कि यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा। आज तक एक भी इंटरनेशनल फ़्लाइट बड़ौदा से नहीं चली है। तो इस बार वडोदरा के जो नागरिक है वो समझ गए हैं। उन लोग ने 2.5 दशक बीजेपी का शासन देखा है, और 2.5 दशक के बाद बड़ौदा की जो अधोगति है वो भी देखिए। जो शहर में पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले ग्रेविटी से पानी मिलता था, उस शहर में आज पानी पीने के पानी की किल्लत होती है। हर जगह प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। वडोदरा शहर में पिछले 25 सालों में एक नया पानी का स्रोत भारतीय जनता पार्टी बना नहीं पाई है। यहाँ की जो नदियाँ है पूरे गुजरात की, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देश के टॉप 20 में से 7 मोस्ट पॉल्यूटेड नदियाँ गुजरात की है। महिसागर नदी जो यहाँ पर पानी का मेजर स्रोत है, अभी आधे से ज़्यादा बड़ौदा को पानी वहाँ से मिलता है, उसका पानी भी कंटामिनेट हो चुका है, पर हमारे पास उस पर ट्रीटमेंट प्लांट्स नहीं है। वडोदरा शहर में आज आधा से ज़्यादा शहर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। कॉरपोरेशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बड़ौदा का रिप्रेजेंटेशन वीक है। यहाँ के लीडर्स ने कभी बड़ौदा को सही ढंग से रिप्रेजेंट ही नहीं किया। पर बड़ौदा की जो नागरिक है, कॉस्मो कल्चर, आई सैल्यूट बड़ौडियंस, बहुत पढ़े लिखे हैं। उन लोग ने 2.5 दशक तक अगर वेट किया है कि बड़ौदा में विकास आएगा, बड़ौदा को झूठे सपने दिखाए गए, बड़ौदा शंघाई बनेगा, बड़ौदा सिंगापुर बनेगा, बड़ौदा बन गया है वेनिस। 2 इंच बारिश होगी तो यहाँ पर बोट चलनी शुरू हो जाए, उस तरह का वाटर लॉगिंग होता है। तो आई थिंक बड़ौडियंस अब इस बार बड़ौदा शहर के लिए वोट करेंगे। जो बड़ौदा उन्होंने सर सयाजीराव गायकवाड़ के टाइम्स का सुना है, अभी तो देखा तो मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि 25 साल से तो बड़ौदा में हमने कोई डेवलपमेंट देखा ही नहीं है जो हम प्राइड लेके बोल सके कि भाई बड़ौदा में ये हुआ, ये नया हुआ, क्योंकि 25 साल में ऐसा कोई भी मेजर काम बड़ौदा शहर में नहीं हुआ। तो हम बड़ौडियंस इस बार पुराना जो गायकवाड़ी शासन का बड़ौदा था वो बड़ौदा वापस लाने के लिए वोट करेंगे। मुझे विश्वास है इस बार वडोदरा शहर में परिवर्तन होगा। गुलाबकर जी, आपने सुना, काफ़ी गंभीर आरोप हैं, और आरोपों में एक हवाला इन्होंने खुद गुजरात के मुख्यमंत्री का भी दिया कि वो खुद मानते हैं कि बड़ौदा की जो हालत हुई है वो ठीक नहीं है। इन तमाम आरोपों पर संक्षेप में आपसे जवाब चाहूंगा। इन्होंने हालांकि अपने कथन में बहुत सारे मुद्दे रखे हैं, उन पर भी मैं आगे विस्तार से बात करूंगा, लेकिन संक्षेप में आपका जवाब चाहता हूं। पहले, अंगूर खट्टे हैं, इसका अगर कहीं कोई जवाब दे सकता है तो कांग्रेस की सोच में दे सकता है। आप 26 साल से कहीं कोई चुनाव नहीं जीत रहे हो, इसके पीछे का कोई तो कारण होगा। जनता जनार्दन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, किस तरीके का उनका विचारधारा है, किस तरीके का उनका एग्जीक्यूशन है, किस तरीके का इनका डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स है। आप कोई भी चुनाव उठाकर देख लो, 26 साल पहले कांग्रेस का एक सांसद हुआ करता था, उसके बाद 26 साल से लगातार एक भी सांसद का चुनाव वो जीत नहीं पाए हैं। आने वाले दिनों में और 5 साल हम जोड़ेंगे तो 31 साल से कांग्रेस एक चुनाव जीत नहीं पाई है। मैं जानता हूं इनका कर्म है, इनका कार्य है कि इनको भारतीय जनता पार्टी को नहीं डेवलपमेंट हो रहा है ऐसी बात करके रखना है। यही हालत कॉरपोरेशन में है। एक नैनो गाड़ी में आए इतने ये लोग बचे हैं, हर एक चुनाव हार रहे हैं। विधानसभा के चुनाव में 75,000 से भी ज़्यादा वोट से हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते हैं, और ये यहाँ पर नहीं है, इस राज्य में भी यही परिस्थिति है। 156 और आने वाले दिनों में जो 4 चुनाव होने वाले हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत के 161 का विक्रमी इलेक्शन हम भारतीय जनता पार्टी जीतेगा। और जीतने के पीछे के कारण होते हैं। जनता जनार्दन हर एक चीज़ को बहुत माइन्यूटली वो जानती है कि किसको वोट करना है। 2 लोगों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से शुरू होकर आज 303 लोगों का सांसद में हमारा प्रतिनिधित्व है। 1280 MLAs अगर कोई रिप्रेजेंट करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी रिप्रेजेंट करता है। और ये यहाँ का नहीं है, पूरे भारत का डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। भारत की जनता जानती है कि किसको वोट करना है।
कौन देश हित के लिए काम कर रहा है, कौन डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स लेकर आया है, किसकी वजह से पूरे विश्व में साख बढ़ी है, कहां कहां पर कार्य हुए हैं, ऐसे अनेकों अनेक डेटा मैं आपके माध्यम से अब दूंगा। 100 करोड़ आयुष्मान भारत के कार्ड अगर दिए बिल्कुल, हम जाते हो, इन आपकी उपलब्धियों पर भी हम बात करेंगे साथ में गुलाबकर मैं जी। सिर्फ मेरे जो चयन जी। है इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि जनता जनार्दन हर एक चीज का अवलोकन इलेक्शन में करती है और वो बहुत समझ बूझ के इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का सबसे युवा ऐसा डॉक्टर हेमांग जोशी को सांसद में भेजने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये कह सकता हूं कि गए बार की लीड को भी हम सरप्लस कर रहे हैं और 31 साल का लोकसभा का हमारा शासन ये अविरत चलता रहेगा। अमोल जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो अमित जी ने ऑब्जर्वेशन किए उद्योगों के बारे में कि कोई नया उद्योग यहां पर नहीं लगा है, उद्योगों की हालत खराब है। आप उद्योग जगत को इस मंच पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका उद्योग जगत को लेकर क्या ऑब्जर्वेशन है? क्या आप सहमत हैं जो ऑब्जर्वेशन अमित जी का है, कांग्रेस की प्रवक्ता का यहां पर जो ऑब्जर्वेशन है? मुझे यहां आकर 5 साल हुए हैं सर, और 5 साल पहले ही मैं यहाँ पे बिजनेस सेटअप करने आया था और 3 लोगों से शुरू करके हम 1200 लोग तक पहुंचे हैं पिछले 5 सालों में, और एक कंट्री को एक्सपोर्ट करने आए थे, अभी 45 कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो फ्रॉम माय पर्सनल स्टैंड पॉइंट हमारा बिजनेस तो काफ़ी अच्छा बढ़ा है, मोमेंटम मिला है। रेस्ट ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड ऑन एंड ऑफ, इट्स लाइक ईसीजी रिपोर्ट, ऑन एंड ऑफ हो सकता है। एनडीटीवी इंडिया पर यह गर्मा गर्म डिबेट जारी है। गुलाबकर जी, आपसे ये मेरा सवाल है कि वडोदरा की लोकसभा सीट हाल ही में इस वक्त भी चर्चा में रही क्योंकि यहां पर बड़े पैमाने पर बीजेपी की इनफाइट सामने आ गई। जो यहां की मौजूदा सांसद थी उनको फिर से एक बार टिकट दिया गया, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया और कारण यह माना गया है, जो चर्चा हुई है, कि बीजेपी में बड़ी इनफाइट चल रही थी। उनको टिकट दिए जाने से बीजेपी में बड़ी नाराजगी हो गई थी। कई और भी लोग जो जिनको एम्बिशन था यहां से चुनाव लड़ने का, उन्होंने काफी कुछ बयान दिए। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप खुद पार्टी के लोगों ने ही लगाए और इस वजह से उनको अपना नाम विड्रॉ करना पड़ा या उनको करने के लिए कहा गया। अब ये एक बीजेपी जैसी पार्टी में हो रहा है जो कि बड़ी ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है, जो एक डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, वहां से इस तरह की खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानती है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो कमल है। कमल के नाम पर जो भी लड़ रहा है वो हमारे लिए आजीवन उम्मीदवार है। हम ये भी मानते हैं कि ये पद नहीं, ये दायित्व है, ये प्रतिष्ठा नहीं, ये परीक्षा है, ये सम्मान नहीं, ये चुनौती है। हमारे लिए कोई भी कार्यकर्ता, आज मैं आपके सामने एक प्रवक्ता के स्वरूप में, महामंत्री के स्वरूप में यहाँ पर हूँ, कल को और कोई स्वरूप में आपके सामने रहूँगा। पार्टी का कार्य करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, पार्टी विथ अ डिफरेंस है। और इसी की वजह से आप देखोगे कि जो उम्मीदवार ने खुद सामने से चलकर ये बोला कि मुझे नहीं लड़ना, वो भी उतने ही उत्साह के साथ, उतनी ही निष्ठा के साथ हर एक कार्यक्रम में काम कर रही है और पार्टी के लिए वोट बढ़ाने के लिए अविरत प्रयत्न कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है और ये कैडर बेस्ड पार्टी रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, तो दामोदर दास मोदी जी कभी राजकारण में नहीं थे। आपके सामने बैठा हुआ ये सत्येंद्र नंद कुमार कुलाबकर, तो नंद कुमार कुलाबकर जी कभी राजकारण में नहीं थे। ये डायनेस्टी पॉलिटिक्स की पार्टी नहीं है। ये जातिवाद, ये सारे इन सब चीज़ों से दूर रहकर राष्ट्रहित के लिए कार्य करने वाली पार्टी है और ये आपको बार बार दिखेगा और यही हमारा जवाब है। खैर, आपने जो बात कही है, आप इसी बात को हाईलाइट कर रहे हैं कि एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासन वाली पार्टी है, लेकिन फिर भी जिस तरह की खबरें हाल फिलहाल में आई तो वो एक विरोधाभासी इमेज पेश कर रही थी पार्टी की। खैर, अब आगे बढ़ते हैं इस डिबेट में और वडोदरा के लोगों की राय जानते हैं, उनके सवाल जानते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी नीलेश ठक्कर जी यहाँ पर मौजूद हैं। नीलेश, ओवर टू यू। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो, उसमें एक चीज हमारे युवाओं के ध्यान में आई है कि जो संपत्ति होगी उसका पूरा ब्यौरा होगा और उसमें जिसकी भी संपत्ति ज्यादा होगी तो जिसके पास कम संपत्ति है उसको दी जाएगी। आपने भूतकाल में भी पहले भी ये किया है, जिस खेड़े यानी जमीन, रे एनु घर, जो जिसने सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत करके जो पैसा कमाया वो आपने लोगों में बांट दिया। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको
आई थिंक ही इज हाईली कंफ्यूज और उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो ढंग से नहीं पढ़ा। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि हम लोग इनहेरिटेंस टैक्स लाएंगे। आप किसी और की बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ मर्ज कर रहे हैं। कांग्रेस ने ये कहा है कि हम, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो आप जवाब सुन लीजिए, उनको बोलने दीजिए। आपने सवाल पूछा, आप इनको बोलने दीजिए। आपने अपनी बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि जो इनइक्वालिटी है, इनकम में जो इनइक्वालिटी है, वो इनइक्वालिटी दूर करने की कोशिश की जाएगी। उसमें कहीं भी नहीं लिखा कि किसी की प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। कांग्रेस की कोशिश ये रहेगी कि जिस तरह से 16 लाख करोड़ रुपीस उद्योगपतियों का कर्ज माफी में चला गया, हम किसानों का कर्ज माफी करने में वो पैसा यूज करेंगे। कांग्रेस का मैनिफेस्टो, सैम पित्रोड़ा का स्टेटमेंट, सब मिला के आपने एक खिचड़ी पका ली और लोगों को गलत बात सुना रहे और खुद भी गलत समझ रहे हैं। इसमें बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कहना चाहते हैं। हाँ जी, आप बताइए जी। कर्नाटका में सारे के सारे मुस्लिम को आपने ओबीसी आरक्षण दे दिया, आपकी सरकार थी। आपके ही सैम पित्रोड़ा ये स्टेटमेंट देते हैं, अभी आप उसको कॉर्नर कर रहे हैं। हम ज्ञान की बात करते हैं, गरीब यूथ, अन्नदाता और नारी की। आप पूरे देश को तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ लेकर जा रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी, हम चाहते हैं कि डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स हो। अब जीडीपी की बात कीजिए हमारे साथ। आपने जब सरकार छोड़ी थी, हमको 11 करोड़ हमको 11 करोड़ शौचालय बनाने पड़े। ये ऐसा देश आप छोड़ के गए थे। 6.7 से 5.4 आप सोचिए कि जिस तरीके की परिस्थिति थी, जिस तरीके का था, जब प्रधानमंत्री आपके वहां पर जाते थे, कहां कैसी परिस्थिति में खड़े रहते थे, और विश्व में आज भारत का क्या स्टैंडिंग है। आदरणीय नरेंद्र भाई का जो रुतबा है फिर से वो बड़ा है पूरे विश्व में। आप रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, रशिया यूक्रेन का वॉर देख लीजिए। 6-6 घंटे तक वॉर रुकता है ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित वहां से आ सके। और आप भारतीय जनता पार्टी का डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स आप समझ लीजिए। हम तो जानते हैं कि किस तरीके का देश निर्माण होता है। आप लोगों ने गुजरात को नर्मदा का पानी नहीं दिया था, हमने 17 दिनों में नर्मदा का पानी का क्लियरेंस करके पूरे गुजरात में। आप नर्मदा के पानी की बात कर रहे हैं। अभी कच्छ में मैं जाकर आया हूं, वहां पर कई किसानों का ऐसा आरोप है कि नर्मदा का जो कैनाल बनाया गया है वो कई जगहों पर फूट गया है और किसानों को वहां पर नुकसान भी हुआ है। ये किसानों की सरकार, किसानों के साथ की सरकार है। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम ज्ञान की बात करते हैं। गरीब यूथ, अन्नदाता और नारी शक्ति। जब हम घर नल की बात करते थे, धंधुका के टाइम, कांग्रेस के टाइम पर, कांग्रेस के टाइम पर ऐसा कहा जाता था, कांग्रेस के टाइम पर ऐसा कहा जाता था कि बंदूकें देवी पर बंदूकें ना देवी। ऐसी पानी की विकट परिस्थिति, पूरा टैंकर राज इन्होंने खड़ा कर दिया था। एक बार हम वापस जनता के पास जाते हैं। गुलाब जी, जल तक की योजना हम लोग लेकर आए हैं। नर्मदा की बात की, मेरा सिंपल नीलेश जी, बड़ौदे में 2 टाइम पानी जो बरसों से आ रहा था वो कहाँ गया? मैं नवापुरा, रावपुरा विस्तार में रहता हूँ। एक बार उनको चलिए और इनसे पूछिए 2 टाइम पानी जी। पहले आप बोलिए। पहले 2 टाइम पानी आता था 40 साल। अभी सत्येंद्र जी से पूछिए पानी कितने टाइम आता है और कितना आता है। सत्येंद्र जी, पानी की बड़ी समस्या है। पानी कोई भी समय में जब गर्मी बढ़ती है तब पानी हमेशा हर एक जगह पर, आप ग्रेविटी की बात करते हो, आप ग्रेविटी की बात करते हो, और बड़ौदा में पानी की कोई समस्या नहीं है। मैं ये आपके नेशनल चैनल पर कह सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का कार्य किया है, वो नए अमित जी इस पे कुछ कहना चाहती हैं? हाँ, कार्य किया है। आप देखिए 1 रैंक 1 पेंशन। सत्येंद्र जी, मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहूंगा। नहीं, आप एंकर जी से पूछिए। एंकर जी मुझे पूछेंगे है कि नहीं। बेन, आप पानी की बात करते हो, आप पानी की बात करते हो, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। नया स्रोत बना, हम हमेशा ये मानते हैं कि वहाँ पर कांग्रेस ने, अगर इतनी समस्या होती है तो कांग्रेस ने कितने आंदोलन किए, आपने कितने आंदोलन किए, आप कितनी बार रिप्रेजेंट करने के लिए पहुंचे, आपने कभी
मेरा एक सवाल है बहन को कि शहरवासियों अगर को इतनी आप साफ समस्या है पानी तो नहीं इन्होंने दे कितनी सकते। बार आंदोलन एक किए, इंसान क्यों रास्ते पर नहीं आते? कॉर्पोरेशन क्योंकि में समस्या आके है नहीं, पानी के बारे समस्या में न होने की वजह रिप्रेजेंटेशन से, करते हुए समस्या कॉर्पोरेशन न में होने की अपनी वजह जान से दे देता है। एनडीटीवी इंडिया का इलेक्शन कार्निवल जारी है। मेरा सवाल अमी जी आपसे है कि कांग्रेस का जो इस वक्त हाल हुआ है, जो मैं कहूंगा कि एक दुर्गति शब्द का इस्तेमाल करूंगा, ऐसे में कांग्रेस किस तरह से रणनीति बना रही है बीजेपी को टक्कर देने की? यहां पर जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं वो जीतने का तो छोड़िए, वो बोल रहे हैं कि हम जीतेंगे 10 लाख के मार्जिन से। उन्होंने अपने लिए एक टारगेट रखा है कि हम 10 लाख के मार्जिन से जीतने वाले हैं। बाकी जगह भी बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए टारगेट दिया गया है कि आप 5 लाख के मार्जिन से जीतिए। दूसरी तरफ कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के कई दिग्गज नेता पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं। आपके एक सबसे बड़े चेहरों में से एक थे अर्जुन मोढवाडिया जी पोरबंदर के, वो भी चले गए। गुजरात के कई और भी नेता चले गए। देश के अलग अलग राज्यों की बात करें तो वहां से भी कांग्रेस के नेताओं का पलायन हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि आप बीजेपी के इस जगरनॉट का मुकाबला कर पाएंगी? आपको क्या लगता है इंडिया गठबंधन क्यों बना? पूरे देश में जो भय का माहौल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है, उसका मिसयूज हो रहा है। जिस तरह से ईडी का मिसयूज हो रहा है, पुलिस का मिसयूज हो रहा है, उसकी वजह से डर के लोग मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं। उनको या तो डर है या तो लोभ लालच है, पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। लोगों का जो इंडिया गठबंधन बना है इसी फोर्सेस से लड़ने के लिए बना है। हम तो अंग्रेजों के सामने लड़े थे, अभी ये फोर्सेस के सामने लड़ने आए हैं। जो लोग ने एक भय की राजनीति पूरे देश में फैला के रखी है, पूरे देश में लोगों को सत्यन जी, डरा के बिल्कुल रखा ये है, सवाल बिल्कुल जो उठ रहा है आपकी पार्टी के ऊपर मिसयूज कर रहे हैं। कि ईडी सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। दूसरी बात ये कि जिनको बीजेपी के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जिनको कि भ्रष्ट बताया करते थे, जिनको चोर कहा करते थे, आज ऐसे नेताओं को ही पार्टी में ले लिया गया है। बात रही इनके ईडी और सीबीआई की, इनका करप्शन की तो क्या बात करें। जब इनकी सरकार थी, मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को समझ में ना आए, इतने सारे मिंडो का करप्शन इन लोगों ने किया। 2G हो, 3G हो, जीजा जी हो, सारे लगे हुए हैं, सारे लगे लेकिन हुए ये तो वॉट अबाउट हो गई सत्यन जी। नेशनल हेराल्ड का करप्शन, पार कर दिया। आप 2G स्कैम का करप्शन, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रल बॉन्ड का 5G जवाब करके दीजिए। दिखाया। 5G में एक इलेक्ट्रल बॉन्ड ने एलिगेशन सारे नहीं। स्कैम्स के ऊपर 10 साल चला तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, एक एलिगेशन नहीं करप्शन का, एक जगह पर भ्रष्टाचार की बात नहीं। आप बताते हो ईडी और सीबीआई की, तो हम मैं बताऊं तो ये एजेंसीज हैं, इनको कोर्ट डायरेक्टिव देता है। अगर आप शक कर रहे हो, अगर आप शक कर रहे हो तो आप कोर्ट पर शक कर रहे हो। ये वही परिवार है, ये वही परिवार है जो बेल पर छूटा हुआ है और बेल पर अपना अस्तित्व टिकाने के लिए ये सरेआम बेल पर छूटा हुआ ये गांधी परिवार है। और ये परिवार इसलिए बेल पर छूटा हुआ है क्योंकि उनका सीरियस करप्शन आप तो 2014 से बोल रहे थे गांधी परिवार को एक्सपोज करेंगे, जेल में डालेंगे, आज तक किसी पे केस नहीं कर पाया। पर केस है। अगर आपका 10 साल से शासन था, आप जो बोल रहे हैं एक भी कार्यकर्ता क्यों गांधी परिवार के सब स्पॉट में घूम रहे हैं, आप उनको हाथ नहीं लगा सकते। नहीं करती है, आप जानते हो। आप 10 साल की राजनीति में 10 साल की राजनीति में कभी भी एक मेरा ये सवाल है, एक मिनट सत्यन जी, आपसे मेरा ये सवाल है, 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस रहा, क्या कांग्रेस पार्टी ने उससे कोई सबक लिया है? जिस आक्रामक तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचार किया, जिस बड़े पैमाने पर रोड शोज हुई, जो रैलियां हुई, वैसा कांग्रेस की तरफ से होता नहीं दिखा। और इन लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने तो अपना नारियल फोड़ दिया है। अभी 4 दिनों पहले अमित शाह जी का रोड शो हुआ उनके चुनाव क्षेत्र में, गांधीनगर में। कांग्रेस के दिग्गज नेता कब जमीन पर नजर आएंगे, कब उसी तरह का आक्रामक चुनाव प्रचार कांग्रेस की तरफ से देखा जा पाएगा? आप अगर देखोगे 2017 के बाद कांग्रेस के 83 विधायक भारतीय जनता पार्टी में डरा के, धमका के या कोई लालच दे के लिए गए। ये खरीद फरोख्त की जो गंदी राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में की है।
अगर वो इस तरह से कांग्रेस के सारे नेताओं को करप्ट बताते हैं तो वही करप्ट नेताओं को आपने अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया? बिकॉज दे वेर पॉलिटिकली वेरी पावरफुल एंड स्ट्रांग। आपने हर बार कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश की, गुजरात में कांग्रेस के नेताओं को तोड़ के आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके लिए। अगर आप अभी अगर आप बीजेपी की मीटिंग्स में देखोगे तो उसमें 60% कांग्रेस के आगेवान और कांग्रेस के लीडर्स वहां है। इन अ वे कांग्रेस वहां भी जाके रूल कर रही है और यहाँ के जो बीजेपी के लोकल लीडर्स है वो लोग सिर्फ कुर्सियां बिछाने के लिए बच गए हैं। आज बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है। एक तरह से अमित जी का यही कहना है कि कांग्रेस के नेता इतने आ गए हैं बीजेपी में कि बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया और बीजेपी में रह के अब कांग्रेस की रूल कर रहे हैं। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, तो ना नेतृत्व है। ये 83 जो गए वो कहां से ले बोल रहे गए? थे, मैं नहीं बोलता था ना। उनको बोलने दीजिए अमित जी, उनका जवाब सुनिए। अमित जी उनका जवाब सुनिए। आप जब बोलते थे मैं नहीं बोलता था बीच में। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि इनके पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इनके नेता मिस्टर इंडिया का ऐसा बेल्ट पहन के घूम रहे हैं कि जिसको देखने के लिए आपको या तो लाल कलर का चश्मा या तो इटालियन चश्मा पहनना पड़ेगा, तभी ये लोग दिखेंगे। ये इनके राहुल गांधी जी ने बड़ौदा में इतनी यात्रा इन्होंने जो कर रहे थे उसमें भी वो बड़ौदा आने का उन्होंने साहस नहीं किया है या उनको जरूरत नहीं पड़ी है। उनको बड़ौदा में आने का कोई महत्व नहीं है, उनके लिए बड़ौदा कोई महत्व नहीं है। हम ये जानते हैं कल अमित शाह जी बड़ौदा में रोड शो कर रहे हैं। भारत के शीर्षस्थ नेतृत्व अलग अलग तरीके से बड़ौदा में अपना कैंपेन कर रहे हैं। आप पूछिए कांग्रेस का कौन सा बड़ा नेता यहाँ पर आया? उनको पता है कि उनकी डिपॉजिट, यही तो मेरा सवाल था। उनकी डिपॉजिट CR पाटिल साहब, भूपेंद्र पटेल जी और रत्नाकर जी के, इसलिए उनकी डिपॉजिट डूल होने वाली है। और हेमांग जोशी 10 लाख से ज्यादा वोट से जीतने वाला है, उनको पता है, इसलिए उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ दी है। अमित जी बताइए। आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड टू दिस। सत्यन जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर राहुल जी की यात्रा नहीं आई। गुजरात में और पूरे भारत देश में जिस तरह से लोग राहुल जी की यात्रा में जुड़े हैं, एग्जाम्पलरी यात्रा हुई है और इट वाज लाइक अ, आप देखोगे तो एक तरह का तप था कि जो कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो भारत को जोड़ने के लिए एक जो नेता निकले हैं उनके साथ लाखों लोग जुड़े हैं। बड़ौदा में नहीं पर बड़ौदा के बगल में बोडेली के पास से ये यात्रा गई है, पूरे बड़ौडियंस वहां गए। अगेंस्ट दैट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर सरकारी खर्चे पे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को यूज करके गवर्नमेंट के स्टाफ को साथ रख के पब्लिक मीटिंग्स गवर्नमेंट के पैसों से करते हैं। करोड़ों रुपए का बर्डन हम टैक्स पेयर्स पे आता है और नरेंद्र मोदी सरकारी मशीनरी का यूज करके बड़ौदा में आके प्रचार करके जाते हैं। उससे अच्छा है हमारे राहुल जी पैदल चल के पूरे भारतवर्ष में भारत को एक करने निकलते हैं। मैं एक बार वापस अमोल जी के पास जाना चाहूंगा। अमोल जी, गड्ढे बड़ौदा शहर में भरे नहीं। आप उद्योग जगत को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताइए कि यहाँ के सांसद से और आने वाली सरकार से उद्योग जगत को क्या उम्मीदें हैं? सो फ्री ट्रेड होना चाहिए, डेमोक्रेटिक ट्रेड होना चाहिए, ताकि हम लोग जो बिजनेस वर्ल्ड से, वी आर इकोनॉमिक सोल्जर्स एंड वी शुड बी अलाउड, हमें वो फ्रीडम मिलना चाहिए कि हम हमारा प्रोडक्ट बनाए, हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाए, इसको बाहर ले जाए, एक्सपोर्ट करे, ताकि बाहर से इनकम इंडिया में आए। तो गोल तो वही है कि इंडिया भी सक्षम हो और बाहर हम ग्लोबली ये करके इंडिया की इनकम बढ़ाए। तो इस चर्चा को अब यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद वडोदरा शहर के लोगों का जो आपने गर्मजोशी के साथ इस चर्चा में हिस्सा लिया, और उम्मीद करता हूं कि यही गर्मजोशी 7 मई को भी दिखाई देगी और आप तमाम लोग अपने घरों से निकलेंगे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार के निशान पर बटन दबाएंगे ईवीएम मशीन में। एनडीटीवी इंडिया की अपील है कि मतदान जरूर करें। आज एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में इतना ही। एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला जारी है।